92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सिस्टर और उसको लिखा है शेखर चक्रवर्ती ने। दोपहर के 2 बजने वाले थे। याद शहर के सिविल अस्पताल में लंच का वक्त हो चला था। सभी सिस्टर लंच के लिए अपने अपने वार्ड से निकलकर स्टाफ रूम की ओर बढ़ने लगी। पर नर्स स्टाफ रूम में आज माहौल और दिनों के मुकाबले जरा हट के था। मसलन सिस्टर आभा रोज की तरह घर से स्टील का वो गोल टिफिन जिसमें से अक्सर करेले की भाजी और 2 चपाती निकालती थीं, आज नहीं लाई थी। हर दिन की तरह वार्ड बॉय रमेश साइकिल लेकर सीनियर नर्स मेट्रन डिसूजा का टिफिन लेने उनके घर नहीं गया था। लेडी डॉक्टर रजनी सिन्हा भी हर रोज की तरह आज निजी प्रैक्टिस के लिए अस्पताल से पहले ही चली नहीं गई थी। दरअसल डॉक्टर रजनी सिन्हा की शादी की 10वीं सालगिरह की खुशी में सभी सिस्टरों को आज उनकी तरफ से लंच था और इस छोटी सी ट्रीट के लिए वेन्यू चुना गया था नर्स स्टाफ रूम और जिम्मेदारी दी गई थी वार्ड बॉय रमेश को। रमेश आधे घंटे पहले ही स्टाफ रूम को पार्टी के लायक बनाने में लग चुका था। दवाई की शीशी और बाकी सामानों को टेबल से हटा के उस पर सफेद चादर बिछा दी। बगल के वार्डों से एक एक करके लाई गई कुर्सियों को दीवार से सटा के सभी में बैठने का मोटा मोटा बंदोबस्त कर दिया। इधर आधे घंटे पहले बिरयानी हाउस से मंगाए गए चिकन बिरयानी और तवा पुलाव की खुशबू अब तक पूरे स्टाफ रूम में फैल चुकी थी। गर्मा गर्म गुलाब जामुन से भरा हुआ डोंगा टेबल पे था। बस इंतजार था तो सभी को स्टाफ रूम में पहुंच जाने का। कुछ ही देर में लगभग सभी लोग स्टाफ रूम में थे। बिरयानी की खुशबू को लंबी सांस में भरते हुए सिस्टर अर्चना डॉक्टर सिन्हा से बोली, बाकी लोग आ जाएंगे तब तक हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, जवाब सिर्फ डॉक्टर सिन्हा ने ही नहीं, वहां मौजूद सब ने एक साथ दिया, मानो सभी के जहन में यही सवाल तैर रहा था। खाना शुरू हुआ ही था कि महिला वार्ड की सिस्टर लता भौएं चढ़ाए स्टाफ रूम में आ गई, जैसे किसी से झगड़ के आ रही हो। सभी के पूछने पर लता ने बताया कि महिला वार्ड में आज भर्ती हुए मरीजों में एक ने नाक में दम कर रखा है। रमेश बोला, कहीं आप वो सफेद साड़ी पहनी बूढ़ी औरत की बात तो नहीं कर रही हैं जिसने सुबह से बेड की रट लगा रखी है? हाँ, पर तुम्हें कैसे? अच्छा, तुम्हारे साथ भी? उफ। लता ने एक लंबी सांस ली। अरे कोई समझाओ उस बुढ़िया को, डॉक्टर सिन्हा बोली। ये सरकारी अस्पताल है, कोई आश्रम नहीं जो आते ही बेड मिल जाएगा। रमेश प्लेटें रखते हुए बोला, ऐसे मरीजों का सही इलाज कविता दी के पास ही है। आ रही है नाइट शिफ्ट में, उसको वही सही करेगी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कहते हैं अच्छे कर्मों से स्वर्ग में तो जगह मिल सकती है, पर याद शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बेड मुश्किल है, असंभव शायद। खैर, इलाज ज्यादा जरूरी है। सो बेड न मिलने पर वार्ड के बाहर के बरामदे या कॉरिडोर्स पे चटाई पे लेटे मरीजों का इलाज चलना सरकारी अस्पतालों में कोई नई बात नहीं है। पर शायद उस बूढ़ी औरत को फर्श पे लेटने की आदत नहीं थी। वो रह रह के बगल से गुजरते हर एक डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय से एक ही बात कहती, मुझे एक बेड दिला दो, मैं रात को यहाँ नहीं सो सकती। पर किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी। वो भी चुप बैठने वालों में नहीं थी। वो हर एक को टोकती, झगड़ती। शाम होते होते उसने सभी का जीना मुश्किल कर दिया था। धीरे धीरे अब शाम ढलने लगी थी। थक हार के बरामदे में लेटी वो बूढ़ी औरत कांच की बड़ी सी खिड़की के बाहर सूरज को डूबते हुए देख रही थी। उसे उस डूबते हुए सूरज और खुद में शायद कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे सूरज डूब गया और एक एक करके बरामदे और कॉरिडोर्स पे लगी बत्तियां जलने लगी। रात के अब 8 बज चुके थे। शिफ्ट बदलने का वक्त था। सिस्टर लता, जो दिन भर की लंबी शिफ्ट के बाद थक गई थी और खास करके उस बूढ़ी औरत से परेशान हो चुकी थी, अपना चार्ज नाइट शिफ्ट में आई सिस्टर कविता को देके राहत महसूस कर रही थी। उनको पता था सिस्टर कविता इस टेढ़ी औरत को 2 मिनट में लाइन पे ले आएंगी। 30 वर्षीय सिस्टर कविता पूरे सिविल अस्पताल में सबसे सख्त और डिसिप्लिन्ड सिस्टरों में से थी। नियम मानने वाली और लोगों से मनवाने वाली। 2 साल पहले ही वो ट्रांसफर होकर इस अस्पताल में आई थी।
रात में जब कविता चार्ट के हिसाब से सभी मरीजों को दवा दे रही थी, तभी उनकी नजर बरामदे में सोई उस बूढ़ी औरत पे आके रुक गई। वार्ड बॉय रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सिस्टर यही है वो बूढ़ी औरत जिसके बारे में सिस्टर लता आपको बता रही थी। देखिए दिन भर चिक चिक करके अब कैसी गहरी नींद सो रही है। कविता कुछ देर खामोशी में उनको देखती रही, फिर रमेश से पूछा, इनके साथ कौन है? पता नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा अब तक, रमेश ने कहा। सिस्टर कविता हल्के कदमों से उस बूढ़ी औरत के पास जाके उसके सरहाने पे रखी रिपोर्ट्स की फाइल देखने लगी। फिर नब्ज चेक करने के लिए जैसे ही उनकी कलाई पकड़ी, उस बूढ़ी औरत का बदन बुखार से तप रहा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अगली सुबह जब उस बूढ़ी औरत की आंखें खुलीं, तो वो काफी हैरान और खुश भी थी। उसे यकीन तो नहीं हो रहा था, पर हाँ, अब वो एक बेड पे थी। उसने सामने फर्श पे पोछा लगाती एक आया से पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? आया उसके सवाल को नजरअंदाज कर अपना काम करती रही। बूढ़ी औरत ने इस बार खींच के पूछा, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, सुनाई नहीं देता क्या? मैं मॉर्निंग में आई हूँ, मुझे क्या पता? आया ने भी उसी लहजे में दो टूक जवाब दे दिया। बूढ़ी औरत फिर कुछ बोलती इससे पहले वार्ड बॉय रमेश वहां पहुंच गया। अरे अम्मा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ, बुखार तो उतर गया। और देखो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। रात में स्टाफ रूम में ही तुम्हारे लिए बेड लगाया गया। अब वार्ड में तुम्हारे बेड का बंदोबस्त भी हो गया। चलो, आपको अपने बेड पे छोड़ाता हूँ। बरामदे में लेटे दूसरे मरीजों को पीछे छोड़ के अब वो बूढ़ी औरत वार्ड में दाखिल हुई और उसे फिर से पूरा विश्वास हो गया कि दुनिया झुकती है, बस झुकाना आना चाहिए। बेड पे लेटते ही बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा तो रमेश बोला, धन्यवाद मुझको नहीं, सिस्टर कविता को दीजिएगा, उन्होंने सब कुछ किया है। वैसे वो हैं तो बहुत सख्त, पर दिल की बड़ी अच्छी हैं। हम सब उन्हें कविता दी बुलाते हैं। बूढ़ी औरत बोली, कहाँ है तुम्हारी कविता दी? वो तो अभी चली गई, नाइट शिफ्ट में आएगी। रात को जैसे ही सिस्टर कविता वापस आई, सिस्टर लता फिर से काफी परेशान दिखी। कविता के पूछने पे उसने बताया, उस बुढ़िया ने आज फिर से सबको परेशान किया। कभी सफाई के लिए आया से झगड़ी, तो कभी बगल के बेड के मरीजों से मिलने आए रिश्तेदारों से। दवाई देने में थोड़ी सी देरी हुई तो खरी खोटी सुना दी, और अब खाना खाने से इनकार कर रही है, कहती स्वाद नहीं है। इतना सुनते ही गुस्से में सिस्टर कविता वार्ड के अंदर दाखिल हुई। बुढ़िया अपने बेड पे बैठ के माला जप रही थी और खाने की थाली बगल में रखी थी। सुनिए, ये कोई होटल नहीं है जहां आपको अपना मनपसंद खाना मिलेगा। आपको नहीं खाना तो मत खाइए, पर खाना लेके बर्बाद मत करिए। मैं आया को भेजती हूँ, खाना ले जाएगी। और हाँ, आगे से बेमतलब अगर आपने यहाँ की सिस्टर या किसी और को भी परेशान किया तो। बाकी की बातें कविता की बड़ी बड़ी आंखें बयां कर गई। कविता वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, बुढ़िया ने बगल के बेड पे लेटी औरत की ओर अचंभे से देखा। उस औरत ने दबी आवाज में बिना पूछे ही जवाब दे दिया, सिस्टर कविता है, बहुत सख्त है, टेरर है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। सिविल अस्पताल के महिला वार्ड में अब शेर को सवा शेर मिल गया था। उस रात के बाद शायद ही किसी ने उस बुढ़िया को किसी पे भी चिल्लाते हुए सुना, पर खतरा पूरी तरह टला नहीं था। अगली सुबह से ही उसने लोगों को सताना तो छोड़ दिया, पर अब सभी को अपनी कहानी सुना सुना के पकाना शुरू कर दिया था। कभी बगल के बेड पे लेटी बूढ़ी औरत से मिलने आई उसकी बहू को पकड़ के अपने जमाने की सास बहू की कहानियां सुनाती, तो कभी उस बूढ़ी औरत को ही उसके बिखरते परिवार को बचाने के लिए नए नए नुस्खे देने लगती, और कभी सफाई करने वाली आया से अपने गांव नैहर की बात छेड़ देती। लोग अब फिर से उससे कन्नी काटने लगे थे, पर उस दोपहर गलती से रमेश पकड़ा गया। बुढ़िया वार्ड बॉय रमेश से अपने बेटे की तारीफ के पुल बांधे जा रही थी। अंत में रमेश ने तंग आके उससे बोल ही दिया, अम्मा, अगर आपका बेटा इतना ही अच्छा है तो आपसे मिलने क्यों नहीं आता? सवाल जैसे पूरे वार्ड में गूंज उठा। एक पल के लिए सब शांत हो गए। फिर बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरा बेटा फौज में है, छुट्टियां नहीं मिल रही उसे। उस रात कविता सभी मरीजों को दवा देके सिस्टर्स रूम में किताब पढ़ रही थी
कि तभी उसने दरवाजे पे उस बुढ़िया को खड़े देखा। अरे आप यहाँ सोई नहीं अब तक? सिस्टर कविता बोली। वो जवाब में सिर्फ मुस्कुराई। कविता ने कुर्सी उसकी ओर बढ़ा दी। फिर कुछ देर तकल्लुफ भरी बातों के बाद दोनों की हंसी की आवाज बाहर तक आने लगी। पर तभी उस बुढ़िया ने कविता के माथे की ओर गौर करके पूछा, तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? ये सवाल कविता के चेहरे की हंसी को एक पल में गायब कर गया। उस बुढ़िया को भी इस गलत सवाल का शायद अंदाजा हो गया था, तो अगले ही पल माफी के लहजे में बोली, माफ करना बेटी, मैं समझ सकती हूँ, नर्स की नौकरी, ये नाइट शिफ्ट, ये समाज। काफी देर हो चुकी है, आपको सो जाना चाहिए, कविता घड़ी की ओर देखते हुए बोली। उस रात उस बुढ़िया को रमेश की बातों पे यकीन हो गया। कविता ऊपर से जितनी सख्त है, दिल की उतनी ही अच्छी। धीरे धीरे कविता से वो एक जुड़ाव सा महसूस करने लगी। अब दिन भर वो सिस्टर कविता के आने का इंतजार करती, रात में उनसे ढेर सारी गप्पे लड़ाती। सिस्टर कविता चुपचाप उनकी बातों को सुनती और मुस्कुराती। उस बूढ़ी औरत को अब जैसे किसी और की जरूरत ही नहीं थी। एक सहेली जो मिल गई थी उसको इस सिविल अस्पताल में। पर यह सिलसिला शायद ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। एक शाम जब वो सिस्टर कविता का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो उसकी जगह एक दूसरी सिस्टर आ गई। सिस्टर कविता की ड्यूटी अब किसी और वार्ड में लग गई थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। 2 दिन बीत चुके थे। न सिस्टर कविता उस बूढ़ी औरत से मिलने आई और न ही वो बुढ़िया किसी से जी खोल के बातें कर पाई। उसे इस महिला वार्ड में घुटन सी महसूस होने लगी थी। उसे गुस्सा आ रहा था, जिसे एक सहेली की तरह समझा था, जिसके साथ वो एक अपनापन सा महसूस करने लगी थी, आज वो भी उसको भूल गई थी। एक बार भी तबीयत तक पूछने नहीं आई। वार्ड बॉय रमेश से पूछने पे पता चला कि सिस्टर कविता अब चिल्ड्रंस वार्ड में थी। रात को जब वार्ड के सभी मरीज सो चुके थे और सिस्टर भी अपनी चेयर पे झपकी ले रही थी, तो बूढ़ी औरत दबे पांव वहां से निकली। आया से उसने चिल्ड्रन वार्ड का रास्ता तो पूछ लिया था, पर अस्पताल के कॉरिडोर किसी भूल भुलैया से कम नहीं लग रहे थे। कुछ देर भटकने के बाद उसको एक दरवाजे पे चिल्ड्रन वार्ड का बोर्ड दिखा। कांच के अंदर झांकते ही उसको सिस्टर कविता भी दिख गई। एक रोते हुए छोटे से बच्चे को गोद में थपथपाते सुलाती हुई। वो वहीं चुपचाप दरवाजे पे खड़ी होकर देखती रही। कुछ देर बाद कविता की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने बूढ़ी औरत को अंदर बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर में बच्चे को सुला के कविता वापस आई तो उसने बुढ़िया से पूछा, दरवाजे पे खड़े आप रो क्यों नहीं थी? बूढ़ी औरत बोली, पता है बेटी, मैं जानती हूँ तुझे मेरी बातों और कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर फिर भी तू मेरी बातें सुनती थी। पर आज तक मैं तुझको और यहाँ सभी को एक झूठी कहानी सुनाती आई हूँ। आज मैं तुझको अपनी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा फौज वौज में नहीं है, वो एक इंजीनियर है और वो दूसरे शहर में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता है, अलग। अभी जब तुझे बच्चे को थपथपा के सुलाते हुए देखा तो मुझे मेरा 3 साल का चिंटू, मेरा पोता याद आ गया। 6 महीने से ऊपर हो गए हैं पोते का मुंह देखे। बेटा हर महीने नौकर के हाथों पैसे भिजवाता है, जैसे कोई उधार चुका रहा हो। अब तो लगता है कि काश भगवान ने मुझे ऐसे बेटे की जगह तेरी जैसी एक बेटी दी होती। वो बूढ़ी औरत कविता से लिपट के रोने लगी और कविता उसे बच्चे की तरह चुप कराती रही। यूं तो कविता ने आंसुओं से रिश्ता बहुत पहले ही तोड़ दिया था, पर उस दिन वो खूब रोई। अगले दिन जब सिस्टर कविता अस्पताल पहुंची तो रमेश दौड़ता हुआ आया। बोला, कविता दी जल्दी चलिए, वो बुढ़िया वार्ड में किसी के साथ खूब झगड़ा कर रही है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। रमेश के साथ भागते हुए सिस्टर कविता जैसे ही वार्ड में पहुंची, उसके पांव जैसे जम गए। शायद कविता को पिछले कई दिनों से इसी पल का डर था। कविता को दरवाजे पे देखते ही बुढ़िया और वो शख्स एक पल के लिए शांत हो गए,
फिर वो बुढ़िया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, देख उस लड़की को, आज उसकी वजह से तेरी माँ जिंदा है। तुझे बीवी का पल्लू क्या मिल गया? तूने तो माँ का आंचल ही भुला दिया। और हाँ, बाहर बरामदे में पड़ी थी मैं, अगर ये लड़की ना होती तो मैं मर जाती। शर्म आती है मुझे खुद पे, कितने अरमानों से तुझको पाला था, पर तू क्या रिश्ता निभाएगा? तुझको तो रिश्तों की अहमियत ही नहीं पता। वो शख्स जो अब तक पत्थर की तरह खड़े खड़े सब सुने जा रहा था, बोला, हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, मैं ऐसा ही हूं। मुझे रिश्तों के साथ खड़े रहना आया ही नहीं। रिश्ते निभाना मैं कभी नहीं सीख पाया। शायद मुझको रिश्तों की अहमियत नहीं पता है। तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करके आज उसके कहने पे मैंने तुमको छोड़ दिया, पर मैंने ये पहली बार नहीं किया माँ। ठीक इसी तरह 7 साल पहले मैंने तुम्हारे ही कहने पे अपनी पसंद की लड़की को भी छोड़ दिया था। वो लड़की यही कविता है माँ, जिससे कभी मैं बेइंतहा प्यार करता था, पर एक नर्स को अपनी घर की बहू बनाना तुम्हारी झूठी शान के इतने खिलाफ था कि एक बार उससे मिलना तो दूर, तुमने उसकी तस्वीर तक नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले वो आगे कुछ और कहता, कविता वहां से बिना बोले चली गई। अगले दिन कविता जब अस्पताल आई तो वो बूढ़ी औरत जा चुकी थी। देखते देखते हफ्ते बीत गए, फिर महीना, और एक दिन सिस्टर कविता के नाम एक चिट्ठी आई। ये चिट्ठी उसी बूढ़ी औरत की थी। लिखा था, कविता, मुझ में तुमसे नजर मिलाने की ताकत तो नहीं बची, सो ये चिट्ठी लिख रही हूं। मैं नहीं जानती मैं तुमसे क्या कहूं, मेरी गलतियों के लिए माफी मांगूं या सब भुला के तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए शुक्रिया कहूं। पर शायद दोनों ही लफ्ज इन सब के आगे काफी छोटे पड़ जाएंगे। मैंने अपने पूर्वाग्रह और झूठी शान में अंधे होके जो भी किया बहुत गलत किया। शायद इसी का नतीजा था कि जिसे मैंने कभी अपने चौखट पे खड़े होने लायक नहीं समझा, वक्त मुझे उसी की चौखट पे ले आया। ये महज एक संयोग नहीं था, बल्कि मुझ जैसी पूर्वाग्रह से ग्रसित औरत के लिए एक सबक था। और हाँ, मेरी बहू भी शायद उतनी बुरी नहीं है जितनी मैंने उसके जहन में पहले से तस्वीर बना के रखी थी। अब चिंटू रोज मेरी उंगली पकड़ के शाम को मंदिर में आरती देखने जाता है। मैं इस जन्म में तुमको अपनी बहू तो नहीं बना पाई, पर भगवान से अब हर रोज यही दुआ मांगती हूं कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी मां बन जाऊं। बस इतनी सी थी ये कहानी।